जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में भी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक है। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है और उसके बाद ये पूरा केमिस्ट्री द एंड हो जाएगा, यानी चैप्टर हमारे आसपास का जो पदार्थ है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक्स है वो 2 टॉपिक है और दोनों टॉपिक्स में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। शायद आपने जो भी डाउट्स आपके मन के अंदर होगा इस टॉपिक से रिलेटेड सब मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। वो टॉपिक्स ये है कि अवस्था परिवर्तन पर दाब तथा ताप का प्रभाव, है ना। अगर कोई अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो उस पे दबाव यानी दाब, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके साथ साथ तापमान का भी क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अवस्था परिवर्तन देखा था कि 3 होती है, मतलब कि ठोस से द्रव में बदल दो, द्रव से गैस में बदल दो, ठीक है, और गैस से फिर ठोस में, और फिर यही उल्टा। तो इन सब के बारे में मैं बता चुका था कि वाष्पन क्या है, वाष्पीकरण क्या है, क्वथन क्या है, क्वथनांक क्या है, हिमीकरण क्या है, हिमांक क्या है, गलन क्या है, गलनांक क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है, तमाम हर एक डाउट्स मैं क्लियर कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उस चीज़ को नहीं देखा है ना तो जाइए देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया कि जो आज का टॉपिक ही है अवस्था परिवर्तन पर, है ना, दाब व ताप का प्रभाव, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दाब का प्रभाव, यानी अगर कोई अवस्था परिवर्तन हो रहा है और उस पर हम दबाव डाल दें, है ना, दाब लगा दें तो क्या होगा। मैं इस चीज़ को बोर्ड पे लिखा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं बोर्ड से ही आपको चीज़ें समझाता हूँ, एक एक चीज़ पढ़ के समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आपका समय कम लगे और आपका आसानी से समझ में आए। देखिए हेडिंग यही है कि अवस्था परिवर्तन पर दाब व ताप का प्रभाव। तो पहला ये पढ़ते हैं पहले, दाब का प्रभाव, यानी कोई अवस्था परिवर्तन अगर हो रहा है हम उसके ऊपर दाब लगा दें तो क्या प्रभाव होगा। जैसे समझिए, जैसे गैसों के मध्य, है ना, जो गैस होते हैं ना उनके मध्य अंतरा आणविक दूरी बहुत अधिक, है ना। गैस जो होती है ना तो गैस के कणों के मध्य, है ना, यानी उनके अणुओं के मध्य की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। ये बात मैं बता चुका था, गैस अवस्था में दूरी बहुत ज़्यादा होती है। और जब दूरी बहुत ज़्यादा होती है तो बल न्यूनतम होता है। बल क्या होता है? न्यूनतम होता है, यानी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि गैसों के मध्य अंतराण्विक दूरी बहुत अधिक तथा बल न्यूनतम होता है, ठीक है। जब गैस को कम ताप पर, कब गैस को कम ताप पर, यानी तापमान को कम कर दिया जाए, जो गैस का तापमान है ना उसको कम करके, है ना, उसे किसी बंद बर्तन में रख दिया जाए, है ना, किसी बंद बर्तन में रख कर, है ना, किसी बंद बर्तन में रख दिया जाए और फिर उस पर दाब लगाया जाए तो, है ना, दाब लगाया जाए तो, यानी गैस को कम ताप पर किसी बंद बर्तन में रख कर दाब लगाया जाता है तो, है ना, दाब लगाया जाता है तो गैस के अणु पास पास आने लगते हैं। ये बात सही है, यानी गैस के अणु जब दूर दूर होते हैं तो उन्हें कम तापमान पे, क्योंकि जब देखिए जब तापमान दोगे तो गैस के अणु और दूर होने लगेंगे, भगने लगेंगे। तो तापमान को कम कर दीजिए, टेम्परेचर कम कर दीजिए, है ना। तो जब तापमान कम कर दोगे तो गैस के अणु पास आने लगेंगे और जब उसके ऊपर दबाव डालोगे तो और पास आ जाएंगे। तो बस वही चीज़ है कि गैस के अणु पास पास आने लगते हैं कब? जब दाब लगाया जाता है। तो उनकी गतिज ऊर्जा, अब वो जो गैस के कण थे ना वो इधर उधर भाग रहे थे, जब उनके ऊपर दबाव लगाया गया तो सब पास पास आ गए, तो उनकी गतिज ऊर्जा, भागने की जो दर है वो कम हो गई। तो क्या होगी? उनकी गतिज ऊर्जा कम होने लगती और बल बढ़ाने लगता है, ठीक है, सॉरी बढ़ने लगता है। मतलब गतिज ऊर्जा उनमें कम हो जाती है और बल क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। क्यों बल बढ़ने लगेगा? तो जो गैस के अणु दूर दूर थे उनको जब दाब लगाया गया तो पास में आए, अब पास में आए तब एक दूसरे से चिपकेंगे तो उनमें बल बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। अब वो भगा छटपटाएंगे नहीं, सब चिपक जाएंगे, ठीक है। तो ये बल बढ़ने लगता है और लगातार दाब लगाने से, है ना, और लगातार दाब लगाने से यानी बढ़ाने से जो गैस था ना वो किस में बदल जाता है? द्रवित होने लगता है। गैस किस में? द्रवित होने लगता है, अर्थात गैस से द्रव
अवस्था में बदलने लगता है। जो गैस है वो किस अवस्था में, द्रव अवस्था में बदलने लगता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। मतलब इतनी पूरी बात का एक निचोड़ यही है कि अगर किसी गैस है ना, गैस जो पदार्थ है या अवस्था है, अगर गैस अवस्था में कम तापमान करके दाब लगाते हो तो वो गैस द्रव अवस्था में बदल जाएगा यानी द्रवित हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। अब ये चीज आपने देखा होगा जैसे एलपीजी जो घर में खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर आता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो आप देखोगे कि एलपीजी तो गैस है लेकिन आगे लिखा है लिक्विफाइड, द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी गैस को इतना दाब लगा दिया गया है, गैस को इस गैस के ऊपर इतना दाब लगा दिया गया है कि वो गैस जो हमारे घर में एलपीजी आता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब आप उसे ऐसे हिलाओगे ना तो ऐसा लगेगा मानो उसमें पानी भरा हुआ है। आप करिएगा उसको, जो गैस का एलपीजी सिलेंडर आता है उसे पकड़ के अगर आप ऐसे हिलाओगे तो मानो ऐसा लगेगा कि वो सिलेंडर नहीं, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि गैस को हाई प्रेशर दे दिया गया है, बहुत ज्यादा दबा दिया गया है। और जब गैस अवस्था को ज्यादा दबाओगे तो बन जाएगा द्रवित अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये बात ये आपको पता चल गया कि दाब बढ़ाने पर क्या होता है। अब सुनिए, जैसे एग्जाम्पल, सर्दियों में वस्तुओं पर ओस का दिखना, है ना। जो सर्दी होता है ना, ठंडी का मौसम होता है, तो ठंडियों के मौसम में किसी वस्तु पे ओस दिखाई देती है आपको ना, ये उसी का रीजन है, किसका, दाब का, है ना। दाब का प्रभाव है, समझ में आ गया। यानी दाब जब बढ़ेगा तो मैंने बताया दाब बढ़ेगा तो किस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में। और जब दाब कम होगा तो सोचिए द्रव अवस्था से गैस में रहेगा, है कि नहीं। अगर दाब कम देंगे तो किस में हो जाएगा, गैस में बन जाएगा। तो सर्दियों के मौसम में ना, सर्दियों के मौसम में जो वस्तुएं होती है उस पर ओस दिखाई देता है। ठीक है, ओस दिखाई देता है, मतलब समझ में आ गया। अगर दाब बढ़ाए होते तो गैस में बन जाता, गैस से किस में बन जाता, द्रव में। दाब बढ़ाओगे तो गैस से किस में बनेगा, द्रव में बन जाएगा। ठीक है, देखिए ठंडे बोतल के दीवारों पर, ठंडे बोतल का मतलब होता है कि ऐसा बोतल जिसके अंदर पानी ठंडा हो एकदम, ठीक है, उसके दीवार पर जल की बूंदें दिखाई देने लगती है। देखिए बोतल है तो बोतल के दीवार पे आप देखोगे ना पानी की बूंदें दिखाई देंगी। आप फ्रिज से बोतल निकालना और बाहर रखना, देखोगे कि क्या होगा कि बोतल के बाहर दीवार पे पानी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगा, समझाता हूँ। देखिए बोतल है, बोतल के अंदर बहुत ज्यादा ठंडा पानी है और बाहर वायुमंडल का टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा गर्म है। तो क्या करता है, बोतल ठंडा है और बाहर गर्म है, तो गर्म चीज को ना बोतल क्या करता है, खींचने लगता है अपने तरफ। गर्म चीज को क्या करेगा, खींचने लगता है। जैसे गर्मी को खींचेगा तो गर्मी के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, नमी होता है, पानी की मात्रा होती है। ठीक है, गर्मी के अंदर क्या है, पानी की मात्रा है। तो जो बोतल जो है ना कि गर्मी को तो खींच लेता है लेकिन पानी की मात्रा को नहीं खींच पाता है, जो बाहरी दीवार पर दिखाई देने लगते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, ठंडा बोतल है तो गर्मी को तो खींच लिया लेकिन पानी इस दीवार पे ही चिपक जाते हैं, इसलिए जो बोतल होते हैं ना, ठंडे बोतल, उसके दीवार पर जल की बूंदें दिखने लगती हैं। ऐसे देखिए बादल का बनना, बादल भी बनता है तो ये भी कंडेंसेशन है। यानी जब पानी, धूप ज्यादा होती है तो वाटर गर्म होके वाष्प बन के ऊपर जाता है और धीरे धीरे जब ऊपर जाता है तो ऊपर आप बताइए वायुमंडलीय जो दाब है वो ऊपर धीरे धीरे कम होने लगती है। और जब वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम होंगी तो सोचिए अगर वायुमंडलीय दाब कम करोगे तो धीरे धीरे गैस के फॉर्म में हो जाएगा। किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। नीचे था वाष्प और ऊपर गया धीरे धीरे गैस, गैस धीरे धीरे बदल जाएगा बादल के रूप में। किसके रूप में, बादल के रूप में, जो हमें धुएं की तरह दिखाई देता है। तो ये बादल का बनना भी क्या है, ये दाब का प्रभाव ही है, यानी संघनन कह सकते हो। अब देखिए अगर आप सोच रहे हो कि क्या सर दाब लगाकर ही, है ना, दाब लगाकर ही जो गैस अवस्था है उसको द्रव में बदल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हम बिना दाब लगाए भी गैस को द्रव में बदल सकते हैं। बस करना क्या है कि उसके तापमान को कम कर दीजिए। क्या कर दिए, तापमान को कम कर दीजिए। तो मैं लिखा हूं देखिए कि दाब लगाए बिना भी गैस से द्रव अवस्था में पदार्थ को बदल सकते हैं, है ना। गैस से द्रव अवस्था में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कब, दाब लगाए बिना भी। कब, तापमान कम करके। उसके तापमान को कम कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, यही तो बेसिक सा करते हैं ना। आपने देखा होगा कि
क्या बोलते हैं उसको, जैसे फ्रिज वगैरह में आप जो भी चीज़ें रखते हो ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, तापमान कम कर दिया जाता है। जैसे तापमान करोगे ना कम, ठीक है, जैसे तापमान कम करोगे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे सॉलिड में हो जाता है ना। फ्रिज में थोड़ी हम दबाव डालते हैं, है ना, तो तापमान कम करके भी फ्रिज में क्या किया जाता है, द्रव में बदल सकते हैं। कोई भी लिक्विड गैस वाले फॉर्म को हम द्रव में बदल सकते हैं तापमान को कम करके। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब चलिए एक लास्ट पॉइंट समझते हैं कि आखिर में गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है ना। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, ये मैं पीछे समझा चुका हूँ, ठीक है। तो गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, देखिए जो क्वथनांक होता है ना, अगर जितने भी पदार्थ हैं, दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, अगर उसका दाब बढ़ाते हो, क्या करते हो, दाब बढ़ाते हो, तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। याद रखिएगा कि सभी पदार्थों का, है ना, सभी पदार्थों पे अगर दाब लगाते हो तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। दाब लगाने से क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही रीजन है कि प्रेशर कुकर आपने देखा है ना, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसका ढक्कन बंद कर दोगे तो दाब बढ़ जाएगा, उसमें क्या बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। और जब ढक्कन बंद करोगे तो दाब बढ़ जाएगा, तो उसके अंदर का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। बात समझ में आ गया? तो दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और दाब कम करोगे तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा, दाब बढ़ाने से गलनांक बढ़ता भी है और घटता भी है। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है। अगर दाब बढ़ाओगे तो गलनांक बढ़ेगा भी और घटेगा भी। अब कहोगे ये कैसे हो सकता है, तो देखिए ऐसे पदार्थ जिसको गर्म करोगे, गर्म करने पर अगर उसका आयतन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तो उसका गलनांक भी बढ़ेगा। अगर आयतन घट रहा है तो गलनांक भी घटेगा। ध्यान सुनिए, अगर किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो रही है तो गलनांक भी बढ़ेगा, और आयतन में कमी हो रही है तो गलनांक भी कम होगा। ठीक है, ये दाब पर डिपेंड करता है। इन्हें दाब बढ़ाओगे तो गलनांक बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, तो देखिए जैसे आपने घी देखा होगा, घी है ना, घी, नारियल का तेल, डालडा वगैरह जो भी है, इनको गर्म करने पर इनके आयतन, ध्यान सुनिए, इनको गर्म करोगे तो इनके आयतन बढ़ जाता है ना। इतना सा घी अगर कढ़ाई में डालते हो तो गर्म होगा तो इतना हो जाएगा, है ना, यानी आयतन उसका बढ़ जाएगा। तो जब जिस वस्तु को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है उसका गलनांक भी ज्यादा होता है। ठीक है, जिसको गर्म करोगे आयतन कम हो जाएगा तो गलनांक भी कम हो जाएगा। जैसे समझ में आ गया ना। याद रखिएगा, डालडा, घी, नारियल का तेल, ये सब क्या है, गर्म करने पर इनका आयतन बढ़ जाता है, और जब आयतन बढ़ जाता है तो गलनांक भी बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि आयतन कम वाला, जैसे लोहा, है ना, बर्फ आपने देखा होगा ना, पानी जो बर्फ जमा देते हैं उसको, अगर उसको तापमान दोगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा। देखिए बर्फ इतना बड़ा था और जब उसको गर्म किए तो पता चला कि पिघल के छोटा, मतलब पानी हो गया, कम हो गया, पानी क्या हो गया, कम हो गया, यानी आयतन कम हो गया। और जिसका आयतन कम होगा उसका गलनांक भी कम होता है। समझ में आ गया। अगर बर्फ देखोगे, आइस की बात करूं, आइस की जो फ्रिज वाला नहीं होता है, जमाते हैं हम लोग पानी वाला पीने के लिए, तो वो आयतन क्या होता है, उसका कम हो जाता है ना। गर्म करोगे तो उसका आयतन कम हो जाएगा, इसलिए उसका गलनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो अब ये बात समझ में आ गया। तो याद रखिएगा कि जो अगर बर्फ का अगर आयतन कम हो जाता है, इसलिए बर्फ जल्दी जल्दी पिघल जाता है ना। गलनांक कम हो जाता है मतलब कम तापमान पे ही क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। गलनांक कम का मतलब क्या है, कम तापमान पे ही पिघल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा। ठीक है, आपको याद रखना है। और देखिए मैंने बता दिया, आयतन कम में बर्फ, लोहा, है ना, स्टील वगैरह क्या होता है, जब गर्म करने पर उनका आयतन में कमी हो जाती है, इसलिए उनके गलनांक भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ताप का प्रभाव, किसका, ताप का प्रभाव। देखिए अब मैं आपको चीजें समझाता हूं कि ताप का प्रभाव, अब हेडिंग यही रहेगा, ताप का प्रभाव। ठीक है, देखिए ताप का प्रभाव। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर किसी पदार्थ को, है ना, किसी पदार्थ में अगर ताप वृद्धि करते हो या ताप की कमी करते हो तो उसके भौतिक अवस्था पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, यानी उसकी गतिज ऊर्जा, क्या चीज, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा
दोनों बदलने लगता है ना। अगर कोई भी पदार्थ है, पदार्थ में अगर तापमान का इफेक्ट डालोगे, तापमान बढ़ाओगे या घटाओगे, तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थिति दोनों बदलने लगता है। दोनों क्या होने लगता है? बदलने लगता है। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, ये छोटा सा टॉपिक है, समझिएगा। जैसे समझिए, मेरे पास ठोस पदार्थ है। क्या है? ठोस पदार्थ। ठोस को जब तापमान दिए, है ना, ताप बढ़ाए। देखिए, जब ठोस को ताप बढ़ाओगे, यानी तो ठोस गलेगा, गलेगा तो क्या बनेगा? द्रव। क्या बनेगा? द्रव। और द्रव में जब ताप बढ़ा दोगे, द्रव का ताप बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा? वो गैस। यानी हमको एक चीज तो दिख रहा है कि अगर ठोस पदार्थ है और तापमान बढ़ाओगे तो द्रव बनेगा, और द्रव का तापमान बढ़ा दोगे तो गैस बन जाएगा। ये एग्जाम्पल पानी से समझ लिए। बर्फ है, ठोस है, तापमान दिए, द्रव में बदल गया, पानी में बदल गया, और उसको पानी को और गर्म करोगे तो गैस यानी वाष्प में बदल जाएगा। अब यही चीज उल्टा करो, यानी आपके पास अगर गैस है तो तापमान को कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ताप को कम कर दीजिए, तो क्या बनेगा? द्रव। अभी मैं पीछे बताया था। और द्रव के ताप को अगर कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो ठोस। क्या बन जाएगा? ठोस। बात समझ में आ गया? यानी तापमान का प्रभाव बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई पदार्थ अवस्था है, उस पर अगर तापमान बढ़ाते हो या घटाते हो तो उसकी गतिज और स्थिति दोनों पे प्रभावित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, ठोस पदार्थ में अगर तापमान बढ़ाओगे तो द्रव बनेगा, द्रव में तापमान बढ़ाओगे तो गैस बन जाएगा, और गैस में तापमान कम करोगे तो द्रव बनेगा, और द्रव का तापमान कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। ये पॉइंट्स आपको बस इतना ही याद रखना है, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अब समझिए, ताप का प्रभाव से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं? देखिए, तापमान को चेंज करने के लिए, है ना, जो टेम्परेचर होता है चेंजिंग वाला, वो पूछा जाता है। तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, याद रखिएगा। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। देखिए, 273.16 होता है, तो लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, K-273.16/5 बराबर R/4। ठीक है, ये क्या है? तो आपका ये टेम्परेचर परिवर्तन में आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। C क्या है? C है आपका सेल्सियस। ठीक है, F क्या है? ये ऊपर दिख रहा है F, फ़ारेनहाइट। ठीक है, और K क्या है? यहाँ पे दिख रहा है K है केल्विन, और आपका R क्या है? R है र्यूमर। ठीक है, र्यूमर। ठीक है, ये है र्यूमर। ध्यान सुनिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। अब आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। ये पूरा हो गया। चलिए, अब आपसे पूछेगा कि क्वेश्चंस देखिए, पहला कि यदि किसी पदार्थ का तापमान 92 डिग्री सेल्सियस है, तो तापमान, ठीक है, तो यह तापमान केल्विन में कितना होगा, है ना? केल्विन में कितना होगा? देखिए, पदार्थ का तापमान अगर 92 डिग्री सेल्सियस है तो यह केल्विन में कितना होगा? तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए, इसमें सेल्सियस दिया है, C दिया है, यानी ये दिया है C का मान, तो कितना दिया है? 92। तो देखिए, 92/5 बराबर, पूछा किस में है? तो केल्विन में, यानी ये K वाला। तो इसलिए ये C वाला लेंगे और K वाला लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। तो यानी K वाला ये है K माइनस 273.16/5। देखिए, नीचे भी 5 है, इधर भी 5 है, दोनों कट गया 5, तो क्या बचा? 92 बराबर K माइनस 273.16। अब ये इस माइनस को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में 92 प्लस 273.16 बराबर K। तो K बराबर क्या होगा? 273.16 में ये 92 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 5, 16, 365
365.16 केल्विन। ये हमसे पूछा था कि केल्विन में कितना होगा, तो आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए ऐसे ही और प्रश्न देखिए। मान लीजिए कि आपको मैं कहूँ, ठीक है, आपको मैं कहूँ 40 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, फ़ारेनहाइट में बदलिए, है ना, कितना फ़ारेनहाइट होगा। देखिए क्वेश्चन दूसरा है ये कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो कैसे बदलोगे। 40 डिग्री सेल्सियस है, सी है ना, तो ये है, तो 40/5 बराबर किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट वाला ये है F-32/9। ठीक है, अब इसको करेंगे, देखिए 5/40, ठीक है, तो 8 बराबर F-32/9, ये गुणा हो जाएगा 9×8 = 72 का 2 F-32, तो F बराबर क्या हो जाएगा 72, 72 + 32 यानी हो जाएगा 104। कितना हो जाएगा 104। बस यही आपको करना है, ये आपको याद रखना है। अगर ये याद रखते हो तो कोई भी चीज़ आसानी से चेंज कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, तीसरा। देखिए क्वेश्चन 3, ठीक है, अगर आपके सामने 271.16 डिग्री केल्विन हो तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, है ना। केल्विन को किस में करना है, फ़ारेनहाइट में। देखिए केल्विन वाला ये फार्मूला है ना, केल्विन वाला ये फार्मूला है, देखिए ध्यान से, ये वाला फार्मूला है, ठीक है, उसको किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट वाला लीजिए पहले, F-32/9 बराबर केल्विन जो दिया है के जगह पर रखिए, 271.16 माइनस 273.16 बटे क्या है 5 है ना। चलिए 271.16 273.16 में से घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा -2, तो -2/5 कितना आ जाएगा -2/5 बराबर इधर क्या है F-32/9। अब गुणा कर दीजिए, 9 दूना 18, ये 5 इधर करेंगे तो हो जाएगा 5F- 500, 5 × 15 और 1 60 है ना, 160 और 9 दूना 18 -18। अब देखिए -60 जब उधर जाएगा तो 5F बराबर -18 + 160। ठीक है, अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है, आएगा 160 में से 18 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 5, 5 में से गया 4 यानी 142, 5F बराबर। तो बताइए F बराबर क्या हो जाएगा 142/5, 5 दूना 10, 5/40, 5 चौके 20 यानी F बराबर आ गया 28.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया हमारा आंसर। यानी ऐसे ही आपको करना है, जो भी पूछा जाए इस फार्मूले पे आप रख के आसानी से कर सकते हो। तो ये अवस्था परिवर्तन पे जो दाब और ताप का जो प्रभाव था ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दिए, देखिए भैया ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा साइंस का क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेल यानी कोशिका। ठीक है, हमारा जो जीव जंतु है ना, जीव जंतुओं का कोशिका है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।